हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की जो आपकी क्लास होगी इसमें हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि आपका 2023 दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था होम साइंस का। वहाँ पर जो यूजीसी नेट में आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इससे जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। एक तो आपको पता चल जाता है किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत रिपीट भी होते हैं। आप देखेंगे पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो इसी से संबंधित हम लोग क्लास देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल डैशबोर्ड समग्र पोषण 2.0 अभियान का एक अभिन्न अंग है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं पोषण ट्रैकर, दूसरा है ओपन डाटा किट, तीसरा है ICDS SCAS और चौथा है पोषण दृष्टि। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। देखिए ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये मैं पहले सॉल्व करा चुकी हूँ। इससे जो पहले वाली आपकी क्लास हुई थी वहाँ पर हमने डिटेल में पढ़ा था पोषण अभियान क्या है या पोषण 2.0 क्या है, सारा कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर है क्या? तो देखिए ये एक प्रकार का ऐप है, ठीक है। पोषण ट्रैकर क्या है? ये एक प्रकार का ऐप होता है। ऐप कैसा है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका कार्य क्या है, जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन पे जितनी भी गतिविधियां होती हैं वहाँ पर उनका एक दृश्य प्रदान करेगा, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो भी कोई कार्य किया गया है उसको डिजिटल और स्वचालित करके कुशल सेवा वितरण सुविधा प्रदान करेगा। यानी जो भी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनको अब डिजिटल तरीके से आपको बताया जाएगा और ये पोषण ट्रैकर ऐप के द्वारा संभव है, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका करंट से संबंधित था। तो देखिए यूजीसी नेट में क्या है कि आपकी जो करंट अफेयर से संबंधित है वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जितनी भी आपकी योजनाएं चल रही हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो भी आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपकी क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं करंट अफेयर से संबंधित। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनको भी आप देखिए, सॉल्व कीजिए। बाकी आगे हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, स्टिचेस यूज्ड इन कसूती एम्ब्रॉयडरी आर। जो आपकी कसूती एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, कसूती एम्ब्रॉयडरी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। आप पहले की वीडियो देखेंगे वहाँ पर सभी एम्ब्रॉयडरी के बारे में डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी के बारे में कि क्या है ये, इससे संबंधित जो भी स्टिच यूज़ होती हैं या किस तरीके के रूपांकन यूज़ होते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पूरे डिटेल में पूछे जाते हैं, आप वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। तो कसूती एम्ब्रॉयडरी की बात हो रही है, इसमें कौन कौन से स्टिचेस यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन है गवंती, मुर्गी, मुर्री, मेथी और तैपची। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए जो आपका कसूती है, कसूती कहाँ की है? कर्नाटक की है, ये आपको याद रखना है। कसूती कहाँ की है? कर्नाटक की है, ठीक है। लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इस पे बोर्ड पे। तो देखिए कसूती कहाँ की है? कर्नाटक की है। का यानी कि हाथ और सूती यानी कि सूती धागा। तो कसूती का अर्थ होता है हाथ के द्वारा सूती वस्त्र पर जो भी एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसको हम कसूती कहते हैं। अब ये जो कसूती है, कसूती की यदि हम बात करें इसमें कौन कौन सी स्टिचेस का यूज़ होता है, तो देखिए कसूती में गवंती का यूज़ होता है, ठीक है, गवंती का यूज़ होता है, मुर्गी का यूज़ होता है और मेथी का यूज़ होता है। यानी ये तीनों जो हैं A, B और D। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा A, B, D, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट आपका आंसर होगा। अब इसको हम समझ लेते हैं। गवंती किस टाइप की होती है? देखिए गवंती जो है इसमें हम डबल स्टिच का यूज़ करते हैं, डबल रनिंग स्टिच का यूज़ करते हैं। डबल रनिंग स्टिच आपकी कुछ कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है, ठीक है। ये आपकी क्या है? गवंती। यानी गवंती में हम किसका यूज़ करते हैं? डबल रनिंग स्टिच का यूज़ करते हैं। डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टाइप की स्टिच होती है। यही हम बात करें हैं मुर्गी की, तो मुर्गी किस टाइप की होती है? मुर्गी में हम जिग-जैग का यूज़ करते हैं। जिग-जैग आपका कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का।
ये आपका क्या है, जिगजैग स्टिच। वहीं हम बात करें मेथी की, तो मेथी जो है आपकी क्रॉस स्टिच होती है इस प्रकार की, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, कसूती एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है। एक और आता है इसमें नेगी, नेगी जो कि रफू स्टिच कहलाती है। तो ये 4 प्रकार होते हैं कसूती के, एक तो गवंती, मुर्गी, मेथी और चौथा है नेगी। यदि हम बात करें इसमें मुर्री और टैपची की, मुर्री और टैपची किसके प्रकार हैं, ये लखनऊ की जो चिकनकारी है, लखनऊ की चिकनकारी जो है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है चिकनकारी कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है चिकनकारी। और इसमें जो यूज़ होते हैं स्टिचेस, टैपची है, बकिया है, मूरी है, हुल, जाली, तो ये सभी इसमें यूज़ होते हैं किसमें, लखनऊ की चिकनकारी में। तो ये यदि हम बात करें ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये आपके लखनऊ की चिकनकारी के स्टिच हैं। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा, आपको डिटेल में भी पता होना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, एक क्वेश्चन आपका बना था कसूती एम्ब्रॉयडरी का कि किस टाइप के रूपांकन यूज़ होते हैं, जैसे गोपुरम का। इसमें क्या है, जितने भी हिंदू से संबंधित है, हिंदुत्व से संबंधित हैं, वो आपके यूज़ होते हैं। जैसे वास्तुकला से संबंधित दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर आप देखेंगे गोपुरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कलश के बारे में पढ़ेंगे, मंदिरों के जैसे हाथी है। तो इस टाइप के जो रूपांकन बनते हैं वो इसमें दर्शाए जाते हैं। आगे हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता प्रतिचयन यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट पेपर जो आपका होता है यूजीसी नेट का रिसर्च का, उससे संबंधित ये आपका क्वेश्चन है। होम साइंस में आपका जो सिलेबस है यदि उसमें देखेंगे एक यूनिट वहाँ पर है आपके रिसर्च से संबंधित, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता यानी प्रतिचयन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो इसमें आपको ऑप्शन बताने हैं। पहला है क्लस्टर, क्वेटा सैम्पलिंग, मल्टीफेज, स्ट्रेटिफाइड और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है। अब देखिए इसको हम यदि डिटेल में पढ़ें तो बात करते हैं यहाँ पर सैम्पलिंग जो है 2 प्रकार की होती है। सैम्पलिंग का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग रिसर्च जब करते हैं तो वहाँ पर हमें सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग मेथड जो होते हैं ये आपके 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, नो बायसनेस होती है, इक्वल चांस सबको मिलता है। वहीं आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, इसमें बायसनेस होती है और इक्वल चांस नहीं मिलता, क्वालिटेटिव रिसर्च ये होती है, ठीक है। डिटेल में हम इसको बाद में करेंगे, अभी यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में 3 आते हैं आपके, एक आता है सिंपल रैंडम, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड और तीसरा है क्लस्टर। यानी इसको हम एसएससी, एक कोड है एसएससी यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। एसएससी, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाते हैं। वहीं हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी की तो इसमें आ जाता है कन्वीनियंस, परपोजिव, क्वेटा, एक्सीडेंटल, स्नोबॉल। तो ये आपके आ जाते हैं। इसको भी एक तरीका है याद करने का। ACP शरद कुमार, ठीक है, ये एक इसका भी तरीका है इसको याद करने का। ACP शरद कुमार नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये एक ट्रिक है, इसको ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो ये सभी किसके टाइप्स हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था वो पूछा गया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन से हैं, तो इसमें था आपका ऑप्शन A, C और लास्ट है D। तो ये आपके किसके टाइप हैं, ये हैं आपके प्रोबेबिलिटी के टाइप्स। आगे हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन पर। WIFS कार्यक्रम में लाभार्थी कौन है, ये आपका एक कार्यक्रम है, ठीक है। तो इसमें लाभार्थी कौन है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, ऑप्शन है इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, विद्यालय जाने वाले किशोरी लड़कियां और विद्यालय से बाहर के किशोर किशोरियां, केवल किशोरियां। तो इसमें सही आंसर बताना था। देखिए सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि WIFS है क्या।
WIFS का मतलब होता है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो इसके लाभार्थी हैं जो भी विद्यालय जाने वाली किशोरी लड़कियां और विद्यालय से बाहर के किशोर किशोरियां, यानी ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। इसको हम समझ लेते हैं। फुल फॉर्म हमने इसकी देखी, WIFS यानी वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। यह कार्यक्रम जो है किशोर लड़कियों और लड़कों में एनीमिया की उच्च व्यापकता और घटनाओं कई चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। यानी कि ये एक कार्यक्रम है जो कि वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जिसकी फुल फॉर्म है, और ये लड़कों और लड़कियों में एनीमिया की रोकथाम के लिए चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये है क्वेश्चन आपका वीगन फूड्स का। ठीक है, वीगन फूड्स के लिए सितंबर 2021 में FSSAI के द्वारा आरंभ किया गया नया लोगो निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो वीगन फूड्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। वीगन फूड्स क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ऑप्शन है हरे रंग के बाहर रेखा वाले वर्ग में निहित हरे रंग का वृत्त, दूसरा है भूरे रंग की बाहर रेखा वाले वर्ग के अंदर भूरे रंग का त्रिभुज, तीसरा है एक वर्गाकार बॉक्स के मध्य उत्कीर्ण हरे रंग का V जिसके शीर्ष पर एक छोटा पौधा है और तल पर वैगन लिखा हुआ है। डी ऑप्शन है हरे रंग की बाहर रेखा वाले वर्ग के अंदर हरे रंग का त्रिभुज। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था, यानी एक वर्गाकार बॉक्स के अंदर उत्कीर्ण हरे रंग का V, इसके शीर्ष पर एक छोटा पौधा है और तल पर वैगन लिखा हुआ है। इसको देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का ये नया लोगो है वीगन फूड्स को लेकर। ठीक है, इस टाइप का है। ठीक है, ये V बना हुआ है, यहाँ पर एक छोटा पौधा है और इसके नीचे लिखा हुआ है वीगन। अब वीगन फूड्स होते क्या हैं? तो देखिए एक होते हैं वेजिटेरियन और एक होते हैं वीगन। वेजिटेरियन और वीगन में अंतर क्या होता है? जो वीगन होते हैं ये जितनी भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं इसमें ये इंक्लूड रहते हैं जो भी हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, एग हो गया, तो ये सभी वीगन के अंतर्गत नहीं आते हैं। जबकि हम वेजिटेरियन की यदि हम बात करें, वेजिटेरियन में आपका जो भी ये है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये सभी आपके वेजिटेरियन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वीगन में ऐसा नहीं है। एनिमल्स प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। एक होता है नॉन वेजिटेरियन यानी मीट, मांस, मछली जो भी है वो उसमें आते हैं। तो ये तीन प्रकार के आपके फूड्स हैं, वीगन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। इसलिए वीगन को ध्यान में रखिएगा। इसका नया लोगो दिया था 2021 में FSSAI के द्वारा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका नया लोगो है। आगे हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन पे। भोज्य पदार्थ को लंबी अवधि तक गर्म रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे आप? यदि आपको भोज्य पदार्थों को लंबी अवधि तक लॉन्ग टाइम तक गर्म रखना है तो कौन सी प्रक्रिया का या कौन से उपकरण का आप प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है ब्रेड पैन, माइक्रोवन, बैन मैरी, वैद्युत तंदूर। तो किसका आप प्रयोग करेंगे इसमें? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैन मैरी, ऑप्शन सी। अब इनको हम विद पिक्चर हम देख लेते हैं। देखिए बैन मैरी इस टाइप का होता है, इसका प्रयोग करते हैं हम लंबे टाइम तक। यदि हमें अपने भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना है तो हम बैन मैरी का प्रयोग करेंगे। तो बैन मैरी इस टाइप का होता है। आगे हम यदि बात करें ब्रेड पैन, तो वो इस टाइप का होता है आपका, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे होटल्स में इस टाइप के आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। माइक्रोवेव, ठीक है, इलेक्ट्रिकल तंदूर, ये इस टाइप के तंदूर है, इलेक्ट्रिकल है। एक तंदूर नॉर्मली आपने देखा होगा स्ट्रीट फूड आप खाने जाते हैं तो वहाँ पर, बाकी इलेक्ट्रिकल तंदूर इस टाइप की होती है। ठीक है, इसमें जो आपका राइट आंसर था वो है बैन मैरी, यानी अपने भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक यदि आपको गर्म रखना है तो आप बैन मैरी का यूज़ करेंगे। इस टाइप के भी इक्विपमेंट आपके पूछ लिए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जैकर्ड करघा किसके लिए उपयुक्त किया जाता है? जैकर्ड करघा यानी जैकर्ड लूम का प्रयोग आप किस लिए करते हैं? ऑप्शन है हल्के वजन का कपड़ा बनाने के लिए,
सादी बुनाई के लिए, जटिल पैटर्न युक्त बुनाई के लिए, या फिर ट्विल बुनाई के लिए? किसके लिए आप जैकेट लूम का प्रयोग करेंगे? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसमें सही है। जितने भी जटिल और परिष्कृत डिज़ाइन होते हैं, यानी आपको अपने कपड़ों को बहुत जटिल और बहुत ही परिसज्जा सहित आपको बनाना है, तो आप जैकेट लूम का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रकार ए त्रुटि होती है जब कोई, ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि रिसर्च का जो टॉपिक है आपके होम साइंस में भी है, तो होम साइंस में आपका पूछा जाता है कि रिसर्च के बारे में। तो देखिए जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, आपने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा है, यानी परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस। जब आपको अपनी रिसर्च करनी है तो आप एक हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं, जो कि कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। हाइपोथेसिस आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है नल और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे पूछा गया है जब टाइप 1 त्रुटि हो, यानी टाइप 1 गलत हो, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करता है जब यह सही है, शून्य परिकल्पना को स्वीकृत करता है जब यह सही है, शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करता है जब यह सही नहीं है, शून्य परिकल्पना को स्वीकृत करता है जब यह सही नहीं है। इसको हम यहाँ पर ऐसे समझेंगे, देखिए जो आपकी नल और अल्टरनेटिव है, नल जो है जिसे हम शून्य भी कहते हैं, इसको HO से दर्शाया जाता है। दूसरी है आपकी अल्टरनेटिव, जिसको HA से दर्शाया जाता है। ये जो आपकी HO है यानी नल, जब भी आप रिसर्च करेंगे तो आप 2 हाइपोथेसिस लेते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस जो है एक होगी आपकी नल, यदि आपकी नल एक्सेप्ट हो जाएगी तो जो आपकी दूसरी है अल्टरनेटिव वो क्या होगी? रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन वहीं जब आपकी नल रिजेक्ट होगी तो क्या होगा? अल्टरनेटिव आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इसको होता है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे किया है टाइप 1 यदि त्रुटि है, यानी कि आपकी जो शून्य परिकल्पना है यदि वह सही नहीं है, यानी टाइप 1 आपकी सही नहीं है, तो क्या होगा? जो शून्य परिकल्पना है वो अस्वीकृत हो जाएगी जब वह सही नहीं है। कब होगी अस्वीकृत? कब होगी वो रिजेक्ट? जब वो सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। ठीक है, किसी को ये समझ में ना आया हो ये वाला क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं दोबारा इसको अच्छे से समझा दूंगी। रिसर्च के कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हम लेके आ सकते हैं, तो आप लोग हम मुझे बता दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कोरों पर 2 किनारों के विकर्ण जोड़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मीट्रिक, कोर पॉलिशन जिसे हम एजिंग कहते हैं, बंधनी यानी बाइंडिंग और बेंडिंग। तो क्या कहा जाता है इसको मीट्रिक कहा जाता है। ठीक है, ये आपका टेक्सटाइल से संबंधित क्वेश्चन था, पूछा गया था, इसको आप देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फैब्रिक टर्नल है? निम्नलिखित में से कौन सी फैब्रिक टर्नल है? ऑप्शन है बटन पट्टी, फेसिंग, केसिंग, बंधनी यानी बाइंडिंग। तो कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा इसका? केसिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये आपकी फैब्रिक टर्नल है यानी केसिंग। आगे हम बढ़ते हैं, भारतीय कृषि के सकल घरेलू उत्पादों में कपास कितना योगदान करता है? लास्ट ईयर मैंने इस टाइप की आपकी एक वीडियो में लेके आई थी, जिसमें हमने कपास के बारे में बात की थी, ऊन के बारे में, रेशम के बारे में। तो यह इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका आर्थिकी का टॉपिक है, यदि कोई GS वगैरह पढ़ता हो तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसको मैं डिटेल में लेके आऊँगी दोबारा से। लास्ट ईयर भी ये मैंने कराया था आपको, कपास का, रेशम का, ऊन का और दालों का भी इसमें हमने देखा था, क्योंकि जो हमारे टेक्सटाइल से संबंधित हैं, जो हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित हैं, फूड साइंस से संबंधित हैं, इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं और करंट से संबंधित क्वेश्चन आपके UGC नेट में पूछे जाते हैं। बाकी एग्जाम्स में भी अब पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो करंट से संबंधित भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, यानी 30%। आगे हम बढ़ते हैं, उड़ीसा का पारंपरिक पिपली कार्य किस प्रकार का है? उड़ीसा का पारंपरिक पिपली किस प्रकार का है?
तो इसका एक प्रकार है मिरर वर्क, कट वर्क, एप्लिक वर्क और जरी वर्क। तो देखिए जो उड़ीसा का पिपली कला है, ये जो कढ़ाई है और सिलाई है, इसमें क्या है, फूलों के आकार को काटकर मुख्य कपड़े पर सिला जाता है। क्या किया जाता है, मान लीजिए ये आपने फ्लावर बनाया, ठीक है, और ये आपका कपड़ा है। अब इस फ्लावर को काट के आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, ये क्या है, एप्लिक वर्क है। इस फ्लावर को यहाँ पर पेस्ट करना है, ये आपका एप्लिक वर्क है, ठीक है। तो ये कहाँ का है, उड़ीसा का पारंपरिक कार्य है, जिसे हम पिपली कार्य कहते हैं, इसी को हम एप्लिक वर्क कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ पर आप पिक्चर में देखेंगे, अलग से एक कपड़ा लिया है और उसी पे अलग से फ्लावर्स बना बना के वहाँ पर पेस्ट करे हैं, ये आपका एप्लिक वर्क है। इस टाइप के देखिए, ये आपका एप्लिक वर्क है। एप्लिक जो है पिपली कार्य भी इसे कहते हैं, और ये कहाँ का है, उड़ीसा का है। आगे हम बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है, आर्टिकुलेशन इंडेक्स एक तकनीक है जिसका प्रयोग किसके संकेत प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो आर्टिकुलेशन इंडेक्स है, ये जो है आपका ऑडियोलॉजी में इसका प्रयोग होता है। ऑडियोलॉजी में आर्टिकुलेशन इंडेक्स यानी AI एक उपकरण है जिसका हम प्रयोग ध्वनि स्तर के लिए करते हैं, ठीक है, जिसका हम प्रयोग ध्वनि यानी साउंड के लिए हम करते हैं। ऑडियोलॉजी में आर्टिकुलेशन एक AI एक उपकरण है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ग्रह का पूरा नाम है GRIHA। क्वेश्चन आपको पूछा गया है, होम मैनेजमेंट का आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आपको फुल फॉर्म बतानी थी। ऑप्शन है ग्रीन रैंकिंग फॉर इंटीग्रेटेड हाउसिंग असेसमेंट, दूसरा है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, तीसरा है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटरनेशनल हाउसिंग एनालिसिस, चौथा है ग्रीन रैंकिंग फॉर इंटरनेशनल हैबिटेट एनालिसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट इसका पूरा नाम है। ग्रह यानी कि एकीकृत पर्यावास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग आवासों की रेटिंग एक उपकरण जो कि लोगों को उनके आवास स्थान विशेषकर जैसे इमारतें हैं उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ये हेल्प करता है। ग्रह जिसका नाम है, फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। होम मैनेजमेंट का आपका ये क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ते हैं। मिलर के अनुसार TOTE किसका मूल प्रतिमान है। तो मिलर के द्वारा एक कम्युनिकेशन थ्योरी दी गई है, ये आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है पुनर्निर्देशन यानी फीडबैक यूनिट, आउटपुट यूनिट, थ्रूपुट यूनिट, इनपुट यूनिट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका फीडबैक यूनिट। फीडबैक यूनिट TOT की फुल फॉर्म क्या है, टेस्ट ऑपरेट टेस्ट एग्जिट, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है, टेस्ट ऑपरेट टेस्ट एग्जिट इसकी फुल फॉर्म है, और ये मिलर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। फीडबैक यूनिट इसका मूल प्रतिमान है। आगे हम बढ़ते हैं। अंतर स्थलों में विकर्णीय रेखाएं बताती हैं, यानी इंटीरियर की हम बात कर रहे हैं। इंटीरियर में जो डायगोनल लाइंस होती हैं ये क्या बताती हैं, डायगोनल लाइंस जो होती हैं इंटीरियर में गतिशीलता को परिभाषित करती हैं, ये गतिशीलता को परिभाषित करती हैं। ये जो टॉपिक है आपका होम मैनेजमेंट का ये टॉपिक है, यहाँ पर हमने कला के तत्व यानी कि हमने आर्ट ऑफ एलिमेंट पढ़े हैं, ठीक है, आर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। ये आपका जो टॉपिक है आर्ट ऑफ एलिमेंट से लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कला के तत्व कौन से हैं, कला के सिद्धांत कौन से हैं, आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिक्स कर देगा, रेखा है, संतुलन है, बनावट है, क्या है कला के तत्व, तो वहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो इस टाइप के देखिए ये जो भी हैं आपके कला के तत्व हैं, यानी रेखा, रेखा यानी लाइंस, बनावट के बारे में है, स्थान के बारे में है, और रंग के बारे में, कलर के बारे में है, प्रकाश, नमूना, डिज़ाइंस जितने भी हैं ये सब घरों में यूज़ होते हैं। लाइंस का हम यूज़ करते हैं जब भी हम इंटीरियर की बात करते हैं, तो रंग कलर की स्थान की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, लाइटिंग की, डिज़ाइन की, वहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या है, आर्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं।
दूसरा है आर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। यहाँ पर हम अनुरूपता, एकता की बात करते हैं, संतुलन, लय, अनुपात, बल, पुनरावृत्ति। तो ये जो टॉपिक है मैंने काफ़ी डिटेल में कराया हुआ है, आप देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छे से इसको समझिएगा। क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन था। ये मैंने इसलिए यहाँ पर डिटेल में बताया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। तो देखिए, जो डायगोनल लाइंस हैं ये आपकी क्या बताती हैं, जो तिरछी रेखाएं होती हैं, ठीक है, तिरछी रेखाएं जो हैं ये आपको बताती हैं गतिशीलता को। ये तिरछी रेखाएं गतिशीलता को बताती हैं। इसमें कई टाइप की आपकी रेखाएं पूछी जाती हैं, जैसे कि कौन कौन सी पूछी जाती है, तिरछी रेखाएं हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं हैं। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। और वक्र रेखाएं हैं, ठीक है, क्षैतिज रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका मुख्य सेविका का एग्जाम हुआ था वहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आपका वहाँ पे था। परामर्श में REBT किसका परिवर्णी है? REBT का क्वेश्चन शायद वहाँ पर बना था, एक यूनिट थी आपकी परामर्श से संबंधित। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बने हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके होम साइंस से संबंधित, जो आपका मुख्य सेविका था कहीं ना कहीं होम साइंस का उसमें था आपका सिलेबस, और कुछ सोशोलॉजी से भी लिया गया था, तो वहाँ पर ये आपकी यूनिट थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आप सभी को देखा करें, जैसे MP सेट होता है, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं होम साइंस से संबंधित, UP के हैं, दिल्ली के हैं, DSSB के, सभी क्वेश्चंस को आप देखिए, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो REBT के बारे में पूछा गया है। REBT यानी कि इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी इसकी फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार की थेरेपी है जो कि कॉन्जिनेटिव बिहेवियर थेरेपी को बताता है, यानी संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, CBT, ठीक है, CBT कॉन्जिनेटिव बिहेवियर थेरेपी को बताता है, और जिसका उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को नकारात्मक भावनाएं या व्यवहारों से बचने के लिए जो अनुपयोगी विचार आते हैं उनको चुनौती देने में हेल्प करता है। ये एक प्रकार की थ्योरी है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समूह संपर्क की विधि नहीं है? यानी ये आपका कम्युनिकेशन का है आपका ये क्वेश्चन, और यहाँ पर पूछा है कि ग्रुप संपर्क जो है कौन सा नहीं है, ग्रुप का इसमें पूछा गया। ऑप्शन है फील्ड ट्रिप, सम्मेलन, खेत और घर पर विजिट और प्रदर्शन। यदि हम बात करें फील्ड ट्रिप की, तो ये क्या है, ग्रुप में ही जाते हैं, फील्ड ट्रिप होते हैं, आपने देखा होगा। सम्मेलन आपके बहुत सारे ग्रुप होते हैं जहाँ पर। प्रदर्शन यानी कि आप कुछ भी प्रदर्शित कर रहे हैं, कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन से संबंधित अब जब हम देखते हैं किसी भी चीज़ का हमें प्रदर्शन दिखाना है, कोई नाटक करना है, कुछ भी है, तो सब चीज़ें ग्रुप में होती हैं। लेकिन खेत और घर पर विजिट ये आपका ग्रुप में नहीं है, तो ये समूह संपर्क की विधि नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है। तो यहाँ पर कुछ केमिकल कंपाउंड हैं, पर्पस पूछे गए हैं उनके। ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम सिलिकेट, जिलेटिन, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, यहाँ पर आपको चूज़ करना है कौन सा राइट आंसर होगा। ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने में आसानी होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आपको एक भी पता है, जैसे बेंजोइक एसिड के बारे में मोस्टली सबको पता है कि जो बेंजोइक एसिड होता है इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स में करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे मिलान कर लिया। दूसरा जेलेटिन का पूछा जाता है, थिकनेस के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन की, तो हमने यहाँ पर देखा डी का 2 है, ठीक है, डी का क्या है, 2 है, तो ये हमने कट कर दिया, ये हमने कट कर दिया, सॉरी ये वाला। तो हमें ऑप्शन देखना है, इसमें जो राइट आंसर होगा आपका आई थिंक सी होगा इसमें, ठीक है। जेलेटिन का मिलान आपने थिकनेस से कर लिया। और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट की यदि बात की जाए,
सोडियम नाइट्रेट जो है ये आपका क्यूरिंग एजेंट है, सोडियम नाइट्रेट क्यूरिंग एजेंट हो गया। कैल्शियम सिलिकेट क्या है आपका, एंटी केकिंग एजेंट है, ठीक है, एंटी केकिंग एजेंट हो गया। जिलेटिन आपका थिकनेस के लिए होगा। बेंजोइक एसिड आपका प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज़ होता है। केमिकल कंपाउंड्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बहुत बनते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? हैंडलूम जो आपका डे है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन है 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 7 अगस्त। ठीक है, यहाँ पर 2 बार दे दिया है मैंने 7 अगस्त। राइट आंसर भी इसका 7 अगस्त ही होगा। हर साल 7 अगस्त को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा यानी हैंडलूम दिवस जिसे हम कहते हैं, और ये बुनकरों को समर्पित है। देखिए टेक्सटाइल से इस टाइप के क्वेश्चन भी आपका बन गया, और 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए जो 1905 में जो आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 7 अगस्त को हुआ था। इसीलिए इसको 7 अगस्त का ही दिन इसके लिए चूज़ किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसमें, या डी मान लीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसको आप 9 कर लीजिए, ठीक है, 9 कर लीजिए। तो राइट आंसर आपका बी हो गया। तो ये 20 क्वेश्चंस थे। किसी को भी कहीं भी कोई भी डाउट लगता है या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वहाँ पर हम आपको उस क्वेश्चन को डिटेल में समझा देंगे। नेक्स्ट वीडियो भी जो आएगी आपकी वो भी इस टाइप के क्वेश्चंस को लेके आएगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो करंट से संबंधित हैं, उनको मैं अलग से वीडियो में लाकर आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी जितनी भी टाइप्स हैं उनको अच्छे से कीजिए। आपके जो टेक्सटाइल है वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, और टेक्सटाइल जो है काफ़ी लेंथी हो जाता है, बहुत क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। तो अच्छे से सिलेबस को देखिए, अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए। जहाँ कुछ भी नहीं आपको समझ में आता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।